नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित है और ये दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाएं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों ये जनरल साइंस से संबंधित प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो आज इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितने प्रश्न किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है कि कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से बताना है जो है दोस्तों। पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है। दोस्तों कार में जो रेडिएटर लगा होता है उसमें जो पानी का प्रयोग होता है दोस्तों बताना वो किस पर्पज से उसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। निम्न घनत्व, आसान उपलब्धता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और निम्न क्वथनांक। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों जो कार रेडिएटर में जो पानी का दोस्तों प्रयोग किया जाता है उसका जो मेन पर्पस होता है दोस्तों वो होता है उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण दोस्तों इसमें जो है रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं दोस्तों। यदि विराम अवस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग क्या रहेगा दोस्तों। दोस्तों संवेग होता है दोस्तों द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को दोस्तों संवेग कहते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। संवेग को P से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों यदि विराम अवस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग क्या होगा। अनंत 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। अनंत होता है, विभिन्न टुकड़ों की चाल पर निर्भर करता है, सभी टुकड़ों के कुल द्रव्यमान पर निर्भर करता है और दोस्तों शून्य होता है। तो दोस्तों जो सभी टुकड़ों का जो कुल संवेग होता है दोस्तों वो क्या होता है, परिणामी संवेग क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं दोस्तों। यदि तांबे के तार को 2 गुना कर दिया जाए तो दोस्तों बताना उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा या आधा रह जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों 4 गुना होगा। यदि किसी तार का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए दोस्तों तो उसका प्रतिरोध जो है लंबाई का 2 गुनी बढ़ा दी जाए तो उसका दोस्तों प्रतिरोध 4 गुना होता है। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। क्या पूछा चौथा प्रश्न में, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है, क्यों। दोस्तों सूर्य ग्रहण को जब नंगी आंखों से देखते हैं तो क्या इसका परिणाम होता है। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। सूर्य से निकलने वाली सभी प्रकार की विकिरणें से आंखों में रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणें जो है दोस्तों हमारे दृष्टिपटल को जला देती हैं। सूर्य से निकलने वाली अवरक्त विकिरणें हमारे दृष्टिपटल को जला देती हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान अधिक संख्या में अंतरिक्ष किरणें आंखों तक पहुंचती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखना क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों चौथे का राइट है बी। दोस्तों क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है दोस्तों जिन्हें पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ये जो है हमारे दृष्टिपटल दोस्तों रेटिना होता है जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसको दोस्तों जला देती हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जब झूले पर बैठा हो कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, झूले के दोलन की आवृत्ति पर। तो दोस्तों देखते हैं इसमें 4 ऑप्शन। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है दोस्तों और इसकी आवृत्ति कम हो जाती है। और चौथा ऑप्शन देखते तो अनंत हो जाती है। तो दोस्तों बताना इसका क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो होगा बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति झूले पर बैठा हुआ व्यक्ति जब दोस्तों खड़ा हो जाता है तो दोस्तों उसकी आवृत्ति जो है क्या होती है, बढ़ जाती है और उससे जो दोस्तों उसका आवर्तकाल घट जाता है। तो आवर्तकाल घटने से दोस्तों उसकी आवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 में देखते क्या पूछा है। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्वर्ण ऑप्शन दिया, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है, बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को बढ़ाता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं तो बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को घटाता है। तो दोस्तों बताना है प्रवर्धक दोस्तों रेक्टिफायर कहलाता है।
तो इसमें जो ऋणात्मक पुनर्वरण में दोस्तों क्या होता है वो कंडीशन बतानी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए है। बैंड की चौड़ाई को क्या होता है दोस्तों, ये बढ़ाता है और शोर को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों इसका छठवें का जो राइट आंसर है वो दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या पूछा दोस्तों, रात में कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संभव है। दोस्तों बताना, रात में फोटोग्राफी करने के लिए किसका प्रयोग संभव है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, पराबैंगनी किरणें विकिरण, अवरत विकिरण, गामा विकिरण और सूक्ष्म तरंगी विकिरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण जो होते हैं दोस्तों, ये रात और कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 8 में देखते हैं दोस्तों, तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बताना, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती, वे अधिक सस्ते होते हैं। तो दोस्तों बताना है कि तार जो केबल होती है उसके स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं को प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है ए। ये दोस्तों क्या होते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र वो होता है दोस्तों जहाँ पर चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसको आप याद रखते हैं, जहाँ पर चुंबक के प्रभाव का अनुभव होता है दोस्तों वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 में देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, जबकि हरे प्रकाश में वही गुलाब किस कलर का दिखाई देगा। दोस्तों बताना, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब निम्नलिखित में से कैसा दिखाई देगा। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, लाल, हरा, काला और पीला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है काला। तो दोस्तों वही गुलाब जो है हरे प्रकाश में दोस्तों काला दिखाई देता है। इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं 10वां क्या पूछा है। इसमें 10वां में दोस्तों पूछा, दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। हम आपके लिए इसी तरह दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों इसके बाद प्रश्न क्रमांक देखते हैं 10। प्रश्न क्रमांक 10 में दोस्तों क्या पूछा है, किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल और गति ऊर्जा का जो अनुपात है दोस्तों में कितना होता बताना है। 0, 1 से अधिक, 1 से कम और दोस्तों ए। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 का राइट आंसर दोस्तों होगा 1 होता है। तो दोस्तों इनका जो रेशियो होता है दोस्तों वो 1 होता है। वाहन चालक हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण बताना। दोस्तों वाहन चालकों के लिए जो साइड मिरर होते हैं, जो बगल में शीशे लगे रहते हैं दोस्तों ड्राइवर की सीट में, वो बताना दोस्तों किस दर्पण का होता है, उसको प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में। तो साधारण, अवतल, उत्तल और प्रतिलोमित। तो दोस्तों जो ड्राइवर के बगल में जो दोस्तों शीशे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो शीशा होता है हमारा दोस्तों उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का दोस्तों, उत्तल दर्पण का शीशे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों साइड मिरर के रूप में। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 12 देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और निम्नलिखित कूटों में सही विकल्प चुनिए। दोस्तों तो दोस्तों एक साइड दिए थर्मामीटर, भाप इंजन, टेलीस्कोप और रेल इंजन। दोस्तों एक साइड दोस्तों दिए और दूसरी तरफ दोस्तों इनके आविष्कारक दिए हैं। तो दोस्तों थर्मामीटर का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो किया था फ़ारेनहाइट ने। इसको आप अच्छी तरह से दोस्तों याद रख लें। ये दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। भाप इंजन का आविष्कार किया था दोस्तों जेम्स वाट ने। और दोस्तों टेलीस्कोप का आविष्कार किया था दोस्तों गैलीलियो ने। और रेल इंजन का आविष्कार किया था दोस्तों जॉर्ज स्टीफेंस ने। तो दोस्तों इस तरह हमारी ये सही जोड़ी दोस्तों संपन्न होती है। तो दोस्तों इसमें जो पहले ए का आंसर देखते हैं दोस्तों, ए का है तीसरा और दोस्तों बी का है दोस्तों दूसरा। तो देखते हैं दोस्तों ए का तीसरा और बी का दूसरा। दोस्तों इसमें दिया कोड दोस्तों एक, इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों 13 क्या पूछा है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है। तो दोस्तों बताना किस, ये जो है दोस्तों साइंस का संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, फिजिक्स का। तो दोस्तों पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ से ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग हाथों से ले जाना आसान होता है दोस्तों, ये किस कारण होता है इसको बताना दोस्तों। बाल्टियों का भार संतुलित होता है
गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है और बाल्टियों का परिणामी भार शून्य होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है जो गुरुत्व केंद्र होता है दोस्तों वो जो है संतुलन और जो गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। गुरुत्व केंद्र दोस्तों वह केंद्र होता है जहाँ पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 14 देखते हैं, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 14 बोले तो लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ये डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करती है दोस्तों लाइफ जैकेट। दूसरा, वह व्यक्ति को तैरता रखने के लिए उसके आयतन वृद्धि कर देती है। वह व्यक्ति को तैरता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। व्यक्ति बेड़े की भांति इस पर बैठ सकता है। तो दोस्तों बताएं लाइफ जैकेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों लाइफ जैकेट का प्रयोग जो है दोस्तों पानी में डूबने से बचाने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका बताना दोस्तों कौन सा कारण इसका सही है। तो दोस्तों इसका जो सही जो कारण है दोस्तों वो है बी, वह व्यक्ति को तैरता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। दोस्तों आयतन में वृद्धि होने से जो है क्या होता है, उसका जो घनत्व होता है दोस्तों वो कम हो जाता है और घनत्व कम होने से जो है व्यक्ति जो है पानी में डूबता नहीं है। तो दोस्तों इसका आप राइट आंसर दोस्तों बी है। निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ बताना दोस्तों कौन सा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। बिस्मिथ, निकिल, कोबाल्ट और क्रोमियम। तो दोस्तों दिए गए विकल्प के आधार पर जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो दोस्तों है बिस्मिथ। दोस्तों बिस्मिथ का जो संकेत होता है दोस्तों वो होता है Bi, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। कोबाल्ट का संकेत होता है दोस्तों CO, निकिल का संकेत होता है दोस्तों Ni और दोस्तों क्रोमियम का संकेत होता है दोस्तों Cr। दोस्तों ये क्रोमियम और निकिल दोस्तों ये जो है संक्रमण धातुएं हैं, इसको भी आप अच्छी तरह, और कोबाल्ट भी दोस्तों संक्रमण धातु है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। एस्पिरिन का रासायनिक नाम मेथिल सैलिसिलेट, हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड और एल्किल सैलिसिलिक एसिड। तो दोस्तों जो एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम दोस्तों केमिकल नेम है वो होता है दोस्तों एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं, बेरियम सल्फेट की पानी में कम घुलनशीलता किसके कारण होती है। दोस्तों बताना कि बेरियम सल्फेट का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है BaSO4। क्या होता है दोस्तों BaSO4। इसको बताना दोस्तों पानी में कम घुलनशीलता पर दोस्तों पानी में कम घुलने का दोस्तों इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन दिए, उच्च जालक ऊर्जा, निम्न जालक ऊर्जा, विनियोजन ऊर्जा और आयनी आबंध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों इसमें उच्च जालक ऊर्जा पाई जाती है, जिसके कारण दोस्तों ये जो है इसकी पानी में घुलनशीलता कम होती है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 18 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 में क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक 18 में दोस्तों पूछा गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में किस गैस का स्तर बढ़ाने में पैदा होता है। दोस्तों बताना ग्रीन हाउस इफेक्ट जो घटना होती है वो दोस्तों किस कारण की होती है, कौन सी गैस जो है इसके लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों, इसका कारण बताना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ग्रीन हाउस जो गैसें हैं दोस्तों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से दोस्तों उत्तरदायी है और ये जो क्या करती है दोस्तों वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो स्तर है वो दोस्तों बढ़ा देती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है और दोस्तों एक रसायन शास्त्र का क्वेश्चन है। न्यूटन की खोज किसने की थी। न्यूटन ने, बोर ने, चैडविक ने और रदरफोर्ड ने। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की जो खोज की थी दोस्तों चैडविक ने की थी। दोस्तों न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है और दोस्तों ये जो है नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। तो न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण है दोस्तों और इसका संकेत होता है दोस्तों N। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, वाष्पोत्सर्जन के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, परासरण के दौरान और विसरण के दौरान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस एक ऐसी क्रिया है जिसमें हरे पौधे दोस्तों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से दोस्तों भोजन का निर्माण करते हैं। ये क्रिया दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है दोस्तों वो सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है दोस्तों।
तो सौर ऊर्जा जो होती है दोस्तों, वो क्या है, उसका रूपांतर रासायनिक ऊर्जा में होता है दोस्तों, इसको आप याद रखना। सौर ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक ऊर्जा में होता है और दोस्तों ये घटना कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। परमाणु, भारत में परमाणु ऊर्जा की जो दीर्घकालीन संभावना है वो देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है। दोस्तों परमाणु ऊर्जा का उपयोग दोस्तों विद्युत बनाने में भी किया जाता है और इसका जो दोस्तों जो है जो संभावना है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश से किस भंडार पर निर्भर करती है, तो दोस्तों वो निर्भर करती है थोरियम। थोरियम जो है दोस्तों, इसका संकेत होता है दोस्तों TOH, इसका संकेत थोरियम होता है दोस्तों। और ये दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों जिनके अंदर से अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती दोस्तों। और दोस्तों इनका उपयोग परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बनाने में भी दोस्तों इनका उपयोग होता है। और दोस्तों इनके विखंडन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों थोरियम एक जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसका उपयोग परमाणु बम और हाइड्रोजन बम जैसे बनाने में भी किया जाता है। निम्न जोड़ों में से बताना दोस्तों कौन सा जोड़ा मेल नहीं है। हेमाटाइट तांबा, बॉक्साइट एल्युमिनियम, मोनाजाइट थोरियम और पिच ब्लेंड यूरेनियम। तो दोस्तों जो है बॉक्साइट अयस्क है दोस्तों एल्युमिनियम का, दोस्तों ये राइट आंसर है। पिच ब्लेंड अयस्क है दोस्तों यूरेनियम का, ये भी सही है दोस्तों। मोनाजाइट दोस्तों अयस्क है किसका, थोरियम का। और दोस्तों हेमाटाइट जो है दोस्तों तांबे का अयस्क नहीं है दोस्तों, हेमाटाइट अयस्क है दोस्तों लोहे का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। और इसमें बताना दोस्तों कौन सा नहीं है, सही नहीं, ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 में पूछा अनाज के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अनाज के परिरक्षण के लिए जो अनाज का जो दोस्तों परिरक्षण होता है दोस्तों, उसका बचाव, ताकि वो अनाज किसी तरह से खराब ना हो, तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हैं, सिरका, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों अनाज के परीक्षण के लिए दोस्तों हम जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं दोस्तों वो है सोडियम बेंजोएट। और दोस्तों इसका सूत्र होता है दोस्तों C6H5COONA, ये दोस्तों सोडियम बेंजोएट का सूत्र है। प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं दोस्तों, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर दोस्तों क्या है, एक मिश्र धातु है। और बताना ये दोस्तों किन किन जो है धातुओं से मिलकर बनती है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों इसके, कापर, निकिल और सिल्वर, सिल्वर, कापर और एल्युमिनियम, जिंक, कापर और निकिल और दोस्तों जिंक, सिल्वर और कापर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है सी, जिंक, कापर और निकल। दोस्तों जो जिंक होता है उसका संकेत दोस्तों Zn होता है, प्लस कापर का संकेत दोस्तों Cu और निकल का संकेत दोस्तों Ni। तो दोस्तों इन तीनों का जो है को मिलाने पर दोस्तों जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु बनती है। मिश्र धातु वो दोस्तों वह धातु कहलाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो दोस्तों मिश्र धातु का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 25 देखते, परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं लगभग बराबर नहीं होती, ये दोस्तों किसका कथन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, ये दोस्तों रसायन शास्त्र का क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, हुंड का नियम है, पाउली का अपवर्जन नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम या अवोगाद्रो का नियम। दोस्तों पाउली नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों बताया था कि जो किसी भी परमाणु के किसी उपकोष के कक्षकों में, किसी परमाणु के उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों जो है दोस्तों की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती। किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं दोस्तों बराबर नहीं हो सकती। 3 क्वांटम संख्याएं तो बराबर हो सकती है, मगर दोस्तों चौथी क्वांटम संख्या दोस्तों कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो दोस्तों जो चौथी क्वांटम संख्या होती है दोस्तों वो चक्रण क्वांटम संख्या होती है, इसको आप याद रखेंगे। और ये नियम दिया दोस्तों पाउली का। तो पाउली का जो दोस्तों नियम था, उन्होंने बताया था किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होती। सर्वसम का मतलब दोस्तों होता बराबर, तो चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होती। ये नियम दोस्तों पाउली नामक वैज्ञानिक ने दिया था और इसको दोस्तों पाउली का अपवर्जन सिद्धांत के नाम से जाना था। तो दोस्तों इस तरह हमने आज प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। आई होप यू दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। दोस्तों कल हम इसके 25 के बाद के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ें
और हम इसी तरह आपके लिए सामान्य विज्ञान और दोस्तों सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल और दोस्तों सामान्य ज्ञान से संबंधित भी प्रश्नोत्तरी दोस्तों आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।